अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शेख इजाज रसूल साहब, क्या वालेकुम हाल चाल है सलाम। सर? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ आज प्रोफेसर शेख इजाज रसूल साहब मौजूद हैं। इन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी किया। पोस्ट डॉक इनका इंग्लिस्तान से है और ये डॉक्टर ऑफ साइंस है ऑनरस कॉजा। ये चेयरमैन खुद हयातियात रह चुके हैं, शोबा खुद हयातियात कराची यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ये डीन फैकल्टी ऑफ साइंस भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में और प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है। प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस यानी एजाज कमाल भी इनको मिल चुका है। 2007 में इनको नवाजा गया और एचईसी के बेस्ट टीचर्स अवार्ड भी इनको मिला है माशाल्लाह से। और आजकल ये जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मुंसलिक हैं, करीब 50 साल से ऊपर हो गए इनको दर्स व तदरीस से मुंसलिक रह के। सर बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है और अपने एज के हिसाब से अपना आई एम डूइंग माय रिस्पांसिबिलिटीज एट माय कैपेसिटी एंड होप टू बी इन हेल्थ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत ही खुशी हो रही है आपको देख के और आपका भी बहुत आज हम शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि कुछ मुश्किल बातें जो कि हमारे मीडिया में हम टर्म सुन रहे हैं उनको आसान जबान में सर हमें समझा सकें। और हमने मैंने उर्दू मीडियम से मैट्रिक किया था। अच्छा उर्दू मीडियम माशाल्लाह। स्कूल चलिए सर फिर आपको कराची से। नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि असल बात ये है कि बहुत अंग्रेजी जबान में तो काफी सारी चीजें मौजूद हैं, काफी सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन वो मुश्किल कंसेप्ट्स हमारे मुल्क के होनहार तलबा और तालिबात जिनकी अंग्रेजी जबान नहीं है या जिनको इतनी ज्यादा वाकफियत नहीं है अंग्रेजी जबान से, उन्हें बड़ी मुश्किल होती है कंसेप्ट समझने में। इस वक्त कोविड-19 जो बीमारी का नाम है कोविड-19 और जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस की किस्म है, उससे इस वक्त दुनिया में रिपोर्टेड अमवात जो हैं जो रिकॉर्ड में आई हैं वो हैं 1,57,669 और पाकिस्तान में इस वक्त करीब 150 के करीब अमवात हो चुकी हैं। ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर 5,031 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। चाइना में कुल कल तक परसों तक 3,000 कुछ अमवात थी और इस वक्त 4,632 अमवात चाइना से रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका जो इस वक्त सबसे ज्यादा अमवात की शरह में दुनिया में सबसे आगे अमेरिका है जहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, वो है तकरीबन 38,000 और यूके में 50,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। सर आप बताइए ये एक ऐसी बीमारी जो इस कदर तेजी से ना सिर्फ फैल रही है बढ़ रही है बल्कि इतने लोग लुक़्मा अजल बन रहे हैं, इतने लोगों की मौत वाक़ई हो रही है, इसके बारे में आप जरा कुछ फरमाइए प्लीज। ये बात यह कि ये आफात की शक्ल में अल्लाह ताला ने और माजी में भी होता रहा, पेंडेमिक्स प्लेग्स की आती रही हैं, उसके बाद हांगकांग फ्लू और उसके बाद एशियन फ्लू और फिर इंग्लैंड में और इजिप्ट में बहुत सारी प्लेग्स आती रहती हैं, पेंडेमिक्स भी आती रही हैं। और माजी करीब यानी कि पिछले सेंचुरी में यानी पिछली सदी में 1918 की जो है फ्लू की जो पेंडेमिक आई थी तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी अमवात वाक़ई हुई थी। लेकिन उस वक्त ज़्यादा ये ज़राए जो थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, वो इतना नहीं था ज़्यादा, और रेडियो था, लेकिन अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे ज़्यादा आगाही हुई है और ये ज़्यादा हमें सब पता लगा। यकीनन ये बहुत ख़तरनाक और कंटेजियस बीमारी है और ये निज़ाम तनफ़ुस की बीमारी है, कंटेजियस और एयरबोर्न बीमारी है। हवा में इसके वायरस जो है वो हवा में इसके वायरस सकते हैं और हवा के जरिए और बहुत ही मुहलिक बीमारी है और जल्दी लोगों को लग जाती है, ज़ाहिर है क्योंकि अगर हवा से जा रही है और लोगों के सांस की बीमारियां हो रही हैं इसमें। यकीनन सांस के जरिए से, ये साइनस के जरिए से, उसके बाद यहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है और फिर इम्यून सिस्टम अगर ठीक है तो वही फाइट आउट होके और
ख़त्म हो सकता है ये अर्ली स्टेज में, लेकिन डिपेंड्स अपॉन, और ये डिपेंड करता है कि मरीज यानी कि जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है, वायरस लगा है, उसकी क्या स्टेटस है, ओल्ड एज, मुदाफियत कैसी है, यानी कुव्वत मुदाफियत कैसी है, उसकी उम्र क्या है, और जो उसकी दूसरी बीमारियां अलाइड, लेग से इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, उसकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ डायबिटीज है, अगर वो कैंसर का मरीज है तो उसमें रेडिएशन या रेडियोथेरेपी या ड्रग थेरेपी जो है, कीमोथेरेपी की वजह से उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन होता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा हसास होते हैं, उनमें फिर नीचे चला जाता है ये वायरस, और नीचे जाके जो लंग्स के एल्वेओलाई में और उसके जो वहाँ पे सेल्स के रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे जाके इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन वहाँ पे बाइंड हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो इसके रिसेप्टर है, वो और एंजाइम एक के जरिए से इसको रब करके या इसको रिएक्शन करके आपस मिलाते हैं इसको, स्पाइक को, और ये फ्यूजन हो जाता है दो रिसेप्टर्स का एक ही सेल्स में, यानी कि एक ही सेल में दो रिसेप्टर्स फ्यूज हो जाते हैं। तो इस वायरस को उस वक्त कंप्लीट एज यानी कि कंप्लीट सुप्रीमेसी हासिल हो जाती है कि वो अपना वहाँ पंजे गाड़े और अपनी जो विरुलेंस फैक्टर है, यानी बीमारी पैदा होने वाली जो जीन्स हैं, उनका भी प्रोटीन्स या एंजाइम प्रोड्यूस करे और अपनी पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी पैदा करने वाली, और ये फिर बढ़ता भी है। अच्छा, इसके अंदर तो ये डायरेक्ट अगर सही हमें समझ में आया है कि ये वायरस जो है, इसकी स्पाइक प्रोटीन जो उसके सरफेस पर है, जो हम ज्यादातर तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसको क्राउन इसका कहते हैं, तीन प्रोटीन के साथ स्पाइक प्रोटीन जो है, ये हमारे इंसानों के जो खलिए हैं उनमें ACE2 रिसेप्टर से जाकर ये मिल जाता है, और वहां पर जब ये इंसानी खलियों से मिल जाता है, फिर वहां से ये अपना जीनोम अंदर भेजता है, यानी अपना RNA अंदर भेजता है, जो कि मैसेंजर RNA के तौर पे काम करता है, और फिर हमारे सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी तादाद में इजाफा करता है। बल्कि और भी रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ ये फ्यूज करते हैं। दो रिसेप्टर जो हैं करीब करीब इंसानी खलियात के, वो फ्यूज होके इसके साथ ये वायरस का भी जो रिसेप्टर है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्यूजन को भी अगर रोकने का कोई मैकेनिज्म निकाले अगर साइंसदान या रिसर्च करने वाले, उसमें भी बेहतरी आएगी। लेकिन वो जरा अगर ये वायरस इंसानी खलियों से एक साथ मिल ना सके, मुंसलिक ना हो सके उस तरह से, यानी वो केमिकल रिएक्शन ना हो सके, तो उसके बाद हम रोक सकते हैं, फ्यूजन ना हो सके। ठीक है। फिर इसके अंदर फिर आप ये जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बेस्ड पॉलीस्पाइक वेरिएंट वैक्सीन के बारे में हम सुन रहे हैं, आप इस बारे में थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि इसी टॉपिक से इसका ताल्लुक है। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बायोइन्फॉर्मेटिक्स है और मैथमेटिक्स इसमें बहुत है। मैथमेटिक्स मॉडलिंग के जरिए से, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जरिए से जो ऑलरेडी आ चुकी हैं इसकी स्ट्रेन्स, यानी कि जो हांगकांग की स्ट्रेन थी सार्स कोवा कोरोना वायरस 1, और उसके बाद ये आज जो कोरोना वायरस 2 सार्स है, इसको कोविड-19 के नाम से, इसके बीच में और भी स्ट्रेन है, वो जो मिडिल ईस्ट कोरोना स्ट्रेन जो है, वो भी जी वो जो उससे ऊँट के जरिए से जो फैलती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 बहुत ही वादे तौर पे स्ट्रेन्स हैं जो कि बहुत ही पैथोजेनिक विरुलेंट हैं और ज्यादा ये फैली हुई है मोहलिक मर्ज के लिए, इस मोहलिक मर्ज के लिए। तो ये स्ट्रेन वेरिएशन जो है, ये इनके जीनोम में जो जीन्स का सीक्वेंस है ना, उनमें फर्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर जो वुहान की स्ट्रेन थी, सबसे पहले जो वुहान में आया, उसकी जो इस वायरस की स्ट्रेन थी आजकल, उसकी स्ट्रेन और हमारी जो पाकिस्तान की स्ट्रेन है, उसका सीक्वेंस तकरीबन 99% जो है होमोलोगस है, सिमिलर है। उसके बाद वुहान के अलावा दूसरे शहरों में जो वहाँ कोरोना वायरस की जो वबा फैली, उन जो है स्ट्रेन्स, उनकी स्ट्रेन के जो सीक्वेंस है, जो उनके जो RNA सीक्वेंस है या उनके जो DNA कॉपीज बनती हैं, जो भी cDNA
बना कर देखते हैं, वो उनसे हमारा जो स्ट्रेन है उनसे होमोलॉजी नहीं रखता। वुहान की स्ट्रेन, हमारी स्ट्रेन ओरिजिनल स्ट्रेन जिसको हम समझने के कि कोरोना वायरस की जो ओरिजिनल मोहलिक मर्ज जो वुहान में फैला था, उस वायरस का जो आरएनए था वो उससे ज्यादा मुतशाबिहत रखता है, उससे ज्यादा करीब है मुमासलत रखता है, मुमासलत रखता है, माफ कीजिएगा, मुमासलत रखता है जो पाकिस्तान में आया। और लेकिन जो चाइना के दीगर शहरों में फैला वो उससे पाकिस्तान वाला स्ट्रेन इतना मुमासिल नहीं है, और उसकी वजह शायद उसमें ज्यादा फर्क है, सीक्वेंस दूसरे शहरों से होते हुए नहीं आया। जी, इसका मतलब वहां से डायरेक्ट आया। इसको हम इस अंदाज में या इन अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि ज्यादा इसकी चांसेस हैं कि डायरेक्ट वुहान से आया, वो स्ट्रेन हमारे हैं मिल रही है, और उसका जो सीक्वेंस है उस स्ट्रेन का वुहान की और हमारे पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की जो इन्होंने जो आइसोलेट की है और पीसीआर के जरिए से उसका सीक्वेंस जो निकाला है और सीक्वेंस जो मालूम किया है, वो सिमिलरिटी ज्यादा है उसकी इसके दूसरे स्ट्रेन की। अच्छा, और जो अमेरिका वाली स्ट्रेन है वो भी डिफरेंट है, अमेरिका में जो केसेस आए सीक्वेंस के हिसाब से कम से कम 8 स्ट्रेन्स तो इस वक्त आ चुके हैं, 8 स्ट्रेन्स आ चुके हैं इसके। और अब आप बताइए कि इसके अंदर हम जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ, इस वक्त एक रिपोर्ट के हिसाब से 113 मुख्तलिफ वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है। ज़ाहिर है सब 113 तो नहीं आएंगे अगले स्टेजेस तक, लेकिन फिर भी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रिसर्च लैब्स में जहाँ वायरस पे काम होते हैं, करीब 113 के करीब वैक्सीन पे रिसर्च की जा रही है, और उम्मीद है आने वाले दिनों में कुछ मजीद भी लोग इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट। आप बताइए इसका क्या, ये जो थोड़ा सा आसान लफ्जों में बता दीजिए कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बेस्ड पॉली स्पाइक वेरिएंट वैक्सीन जो है, ये इसका जी प्रेडिक्शन मॉडलिंग में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब तक जो स्ट्रेन्स आई हैं उनका सीक्वेंस ये है, उसके बाद इनकी बेसिस पे मैथमेटिकल मॉडलिंग करके जो स्पेशलिस्ट हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हुए आइंदा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आइंदा के लिए जो होगा, जो स्ट्रेन्स आएंगी या उनमें वेरिएशन आएगी उनके जो सीक्वेंस में, उनके जीनोम में, वो क्या होंगी, वो उनकी स्ट्रेन्स की सूरत हाल या उसकी तस्वीर क्या होगी, किस तरह वो चेंज करेंगे अपना सीक्वेंस, और इस तरह स्ट्रेन डेवलपमेंट में आसानी हो जाएगी। तो उस तरह की स्ट्रेन आप यहाँ बनाकर, और जो आपका आज तक जो 8 स्ट्रेन जो आपने जिक्र किया है, 8 स्ट्रेन हैं, इनका एक हाइपोथेटिकल व्यू लेकर उनके खिलाफ आप वैक्सीन बना सकते हैं। एक अप्रोच जो पहले भी शुरू हुई थी जब हांगकांग का वायरस आया था, कोविड-1 SARS, सार्स कोरोना वायरस 1 आया था 2002-2003 में आया था जी, सार्स यानी 2002-2003 में आया था। तो प्लाज्मिड वेक्टर्स यूज किया था। प्लाज्मिड वो बैक्टीरिया, वो DNA एलिमेंट्स हैं डबल स्ट्रैंडेड, जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के मावरा यानी कि उसके अलग होते हैं, जो ऑटो रेप्लिकेट करते हैं, उसके बगैर जिंदा रह सकते हैं बैक्टीरिया। और ये बहुत बड़ा वेक्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन ट्रांसफर करने के लिए बहुत बड़ा एलिमेंट है। इंसुलिन के लिए, इंटरफेरॉन के लिए जेनेटिक ये यूज किएंगे। तो उस वक्त भी और अब भी ये प्लाज्मिड वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। वो ऐसे वेक्टर्स भी हैं जो जीन कैरी कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम वेक्टर रखा गया। तो इसमें आप जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी जो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग RNA का cDNA पहले बनाएंगे। cDNA जितनी भी स्ट्रेन मिली हैं उनकी cDNA कॉपीज बनाकर उस वायरस में डाल दें, उसमें इंसर्ट कर दें, और बीच में टेक्निक्स होती हैं, ठीक। उसको आप क्लोज करके वायरस को दूसरे एंजाइम वगैरह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सारे मसाइल हैं और अप्रोचेज हैं, उसको फिर जो सेल लाइन होती है टिश्यू सेल कल्चर में उसको एक्सप्रेस करवाएं, उसको उस पूरे प्लाज्मिड को दाखिल कर दें। तो वहाँ पे ये जीन जो आपने मुख्तलिफ किस्म की डाली है, cDNA लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, cDNA लाइब्रेरी ऑफ कोरोना वायरल जीनोम। उसके cDNA जो उसमें जाएगा, जितनी ज़्यादा वेरिएंट्स की आप cDNA डालेंगे उतनी ज़्यादा आप पॉसिबिलिटी से आप उतनी ज़्यादा प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन या एक न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन भी, वो भी उसकी प्रोटीन, उसकी जीन्स भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगी, ये दोनों साथ चलेंगे। सर आप ये बताइए कि cDNA किस चीज के लिए किस चीज का मुखफ़फ़ है, ये बता दें।
सी है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखिए आरएनए पीसीआर से न्यूक्लिक एसिड और cDNA is complementary deoxyribonucleic acid। तो हमने प्लाज्मिड लिए जो कि बैक्टीरिया में होते हैं और वो उनके असली जीनोम का हिस्से के अलावा होते हैं, यानी मजीद मालूमात होती है, तो हमने उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें एक्स्ट्रा जीन होती हैं जो कि जी प्लाज्मिड जो होते हैं ये डिस्पेंसेबल होते हैं, इसके बगैर बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स का मुजाहिमत या और दूसरे हाइड्रोकार्बन को या टॉक्सिक जो माहौलियाती पोल्यूटेंट्स होते हैं ना टॉक्सिक, उनको डिग्रेड करने के लिए भी बाज़ दफ़ा जीन्स होती हैं ऐसे प्लाज्मिड। तो ऐसे प्लाज्मिड को मुख्तलिफ जीन्स ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे ह्यूमन इंसुलिन जो है, इंसानी इंसुलिन जीन, वो इसी प्लाज्मिड के ज़रिए से, वो बैक्टीरिया के ज़रिए से, प्लाज्मिड के ज़रिए से दाखिल की गई सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसमें, और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक, या इकोलाई में भी कर सकते हैं इस प्लाज्मिड को। उसमें जीन थी ह्यूमन इंसुलिन, बहुत बड़ी जीन है और बैक्टीरिया के ज़रा मुश्किल है, लेकिन है कि उन्होंने कामयाब हुए। लेकिन ज़्यादातर उसको उस प्लाज्मिड को जो रिकमेंडेंट बन गया ना वो प्लाज्मिड, उसमें आपको बाहर की जीन उसमें डाली हुई है और एक्स्ट्रा। इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा cDNA कॉपीज हैं, मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स हैं कोरोना वायरस के, वो cDNA PCR के जरिए से उसकी कॉपीज बनाएंगे। cDNA कॉपीज, उसकी लाइब्रेरी भी होती है, लाइब्रेरी बना सकते हैं। आपको जो चाहिए cDNA लें और मुख्तलिफ वेरिएंट जो कि अब तक आ चुके हैं उनकी वेरिएंट्स को, उनके cDNA बनाकर वो उस प्लाज्मिड में जो वेक्टर के तौर पर यूज होता है, व्हीकल के तौर पर या बायोलॉजिकल गाड़ी कह सकते हैं, जी तौर पर उसमें इंसर्ट करें और उसको फिर क्लोज करके टिश्यू कल्चर में इंट्रोड्यूस करें, सेल टिश्यू कल्चर में। बेशक वो मेमेलियन हो या लाइक माइस के जो माउस सेल कल्चर होता है उसमें भी कर सकते हैं। और उसमें जब होगा तो वो एक्सप्रेस होगी, वो जीन्स एक्सप्रेस करेंगी, उस प्रोटीन को वो बनाना शुरू कर देंगी जो कि स्पाइक प्रोटीन है और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है उस कोरोना वायरस की। अच्छा, तो अगर मुझे सही समझ में आई है ये बात, तो हमारा जो ये कोरोना वायरस है इसकी हम स्पाइक प्रोटीन जो इसके सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर नजर आते हैं, वो 3 नोके निकली हुई जैसे, वो स्पाइक प्रोटीन को लेकर हम उसको कट करके उसको एज अ प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हुए किसी बैक्टीरिया में उसकी जीनोम को, उसकी जीन को, उसको कोड करने वाली डीएनए को, आरएनए से डीएनए cDNA बनाकर उसके कोड करने वाली जीन को दाखिल करेंगे प्लाज्मिड में। ठीक, उसके साथ न्यूक्लियोकैप्सिड बना दिया और फिर हमने उसको ह्यूमन कल्चर के साथ, लेकिन ये जो हमने बनाया है कल्चर नहीं, ज्यादातर मेमेलियन कल्चर सेल लाइंस में, जी सेल लाइंस पे, टिश्यू कल्चर सेल लाइन पे टिश्यू कल्चर इन्फेक्ट किया, जी टिश्यू कल्चर इन्फेक्ट कर दिया और उसके बाद उस जीन की एक्सप्रेशन होगी। वो जीन आपने इंसर्ट की थी प्लाज्मिड में, ठीक, वहां पर जीन की एक्सप्रेशन होगी और फिर वो स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे सेल्स। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में कुछ तजर्बात भी हो रहे हैं। जो AD26 है, एडिनो वायरस 26, उसको एज अ वेक्टर कहीं यूज कर रहे हैं, कहीं AD5 यूज किया जा रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ वेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनके अंदर इस जीन को क्योंकि हमने शामिल किया है, तो अब वो इस जीन की जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, वो भी बनाएगा। ठीक है ना? यकीनन। और उसके बनाया बगैर आप वैक्सीन नहीं बना सकते। उसकी बुनियाद पर हमको वैक्सीन बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ सेल लाइंस, जो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है कि मुख्तलिफ इंसानी सेल्स को या जानवरों के मुख्तलिफ सेल्स को इंसानी सिस्टम के या जिस्म के बाहर डिशेस के अंदर उनकी कल्टिवेट किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है और फिर जाहिर है किसी इंसान को तो डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए हम जरिए करवाकर टिश्यू कल्चर में उसको एक्सप्रेस करवाएंगे और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी और ये हमें वैक्सीन बनाने का जरिया बनेगी। इसके साथ अगर न्यूक्लियोकैप्सिड भी, अगर उसकी भी जीन्स डाल दें तो इट विल बी बेटर ऑफ, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाने वाली, बाकी विरुलेंट जीन्स नहीं। स्पाइक प्रोटीन उसकी जीन्स
ठीक या है, ctDNA RNA और न्यूक्लियोकैप्सिड, वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। कोरोना वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये हमें तो जब वैक्सीन ऐसे, बनाने में मदद देगा, जी मदद क्योंकि देगा। असल और में जब हम ये वैक्सीन देंगे तो हमारे जिस्म में वायरस तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके क्योंकि कुछ जीन्स जाएंगे तो हमारी बॉडी, हमारा जिस्म उसके खिलाफ एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। तो एक तरह से हमारा जिस्म इस धोखे में आएगा कि वायरस है और हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन जी क्योंकि जी असल वायरस नहीं गया इसलिए हमें कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, ये तो काफी स्मार्ट चीज है और हमारे साइंटिस्ट भी इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी इसको इसके ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं। अब आप जी। बताएं, क्योंकि इसके यहाँ एक तक और भी, एंटीबॉडीज तक बात एक, आ गई है, तो इसमें हम थोड़ी सी बात इनेट इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की भी कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा कुछ इस पे फरमाना चाहें। देखिए ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इंसान यानी कोई भी इंसान है या मैमल्स हैं, उनमें जो कुव्वत मुदाफ़त है कुदरती तौर पर, और उसके उसमें नेचुरल किलर सेल्स आते हैं और दूसरे टाइप्स के, ये सर इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और फेगोसाइटोसिस है फेगोसाइटोसिस है जी, नेचुरल, वो कैसे इंटरफेरॉन। बाहर वाली ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि बाहर वाली जरासीमों को या वायरसेस को या ये कोरोना वायरस को किस तरह टेकअप करते हैं, हाउ, किस तरह उसको एड्रेस करते हैं, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर ये हमारा इम्यून सिस्टम ये अगर प्रॉपर नहीं है, एज के साथ साथ ज़रा इम्यून सिस्टम भी डाउन होता है और कुछ डिजीज़ होती हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं जो इंसान, उनमें ये सिस्टम कम होते हैं, तो उनमें जल्दी से ये ओवरटेक कर लेते हैं बाहर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जरासीम हैं या बीमारियां फैलाने वाले, पैदा करने वाले वायरसेस हैं या दूसरी चीज़ें। तो उनको टेकअप करने के लिए नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी हैं रेसेस के ऊपर, कोकेशियन रेस है, नॉन कोकेशियंस हैं, उनमें भी फर्क है कि वायरस उनको ज़्यादा अटैक करता है बाद रेसेस में, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस परहैप्स कोकेशियंस एंड नॉन कोकेशियंस को। तो इसके अलावा तो ये फिर लाइफ का, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो यानी अगर हम थोड़ा सा समराइज करें इस सारी बातचीत को, तो वायरस या कोई भी बाहर से जरासीम अगर हमारे जिस्म को पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जिस्म में अल्लाह ने कुव्वत मदाफियत दी है, जो कि कोई भी बाहर से आने वाली चीज होगी उसको वो रोकथाम के लिए उसकी रोकथाम करने की कोशिश करेगी। और उसके अंदर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स हैं जो कि अगर कुव्वत मदाफियत अच्छी होगी तो वो बाहर से आने वाला जरासीम काबू में फौरन आ जाएगा, और अगर हमारी कुव्वत मदाफियत कम होगी तो उसको वो जो वायरस है या बैक्टीरिया या जो जरासीम है वो हमारा जिस्म इस्तेमाल करके हमारे जिस्म में बीमारी पैदा करने की कोशिश करेगा और कभी कामयाब भी हो जाएगा। इसमें मैं एक थोड़ा इजाफा कर दूं कि जो तादाद है हमला करने वाले पार्टिकल्स की, यानी जरासीमों की या वायरस पार्टिकल, जो वायरस बाहर तो इनर्ट कहलाते हैं, ये दे आर नॉन लिविंग, तो उनकी जो डोज है, कितने अंदर गए, कितनी उनकी तादाद वायरस पार्टिकल्स के अंदर गई, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो ये वायरल कैसे लोड करेगा? जो है, एक तो ये कि कितनी बड़ी तादाद ने वायरस की या किसी जरासीम की हमारे जिस्म पे हमला किया। ये मेरी बेटी है सारा, तो कितनी बड़ी तादाद में हमारे जिस्म पे हमला किया, एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो वायरस या वो जरासीम हमारे जिस्म में कितनी कामयाबी से मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट हो सकता है। दूसरे ये हमारी कुव्वत मदाफियत पे भी डिपेंड करेगा कि एक शख्स जो कि ज्यादा बुजुर्ग है, 80-90 साल उनकी उम्र है, और उनकी कुव्वत मदाफियत एक 25-30 साल के नौजवान के मुकाबले में निस्बतन कम होगी, तो बुजुर्ग साहब को कम वायरस भी हमला करके काबू में उनका कुव्वत मदाफियत को मफलूज कर सकते हैं, जबकि एक जवान इंसान में बहुत बड़ी तादाद चाहिए होगी वायरस की हमला करने के लिए। तो इसके लिए एक और भी इसके लिए है कि ये, क्योंकि आप बता दें कि प्लस पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी की मैसेंजर आरएनए है, और
की तरह काम करता है। जैसे ही अंदर जाता है इसकी फौरन ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसकी प्रोटीन बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉजिटिव पोलैरिटी का आरएनए है और डायरेक्ट जैसे इसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है और मल्टीप्लाई करता है तो जैसे सेल्स आफ्टर सेल्स। यानी ये वायरस, कोरोना वायरस की ये जो किस्म है, ये एक्चुअली सारे कोरोना वायरस ही पॉजिटिव पोलैरिटी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। यानी इनकी एक क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये जैसे ही इंसानी जिस्म में, इंसानी खलिए में दाखिल होगा, फौरन ये मैसेंजर आरएनए के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हमारे खलिए को हुक्म देगा, उसको गुलाम बना लेगा और अपनी रेप्लिकेशन शुरू कर देगा फौरन से। तो इसके अंदर यानी कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, फौरन रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन भी अपनी प्रोटीन या एंजाइम्स जो कि विरुलेंट फैक्टर्स हैं, इसके दूसरे एंजाइम जो कि होस्टाइल हैं, यानी कि डिजीज को प्रमोट करते हैं या सेल को और लाइज करने में मदद देते हैं, वो सारे सारे जल्दी से वो बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, आरएनए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी, इसलिए बहुत जल्दी से फैलता है और बहुत जल्दी से ये। दूसरा है कि तो जी तो दूसरे जी सर फरमाइए। आपको सुना मैं बोले। जी जी अच्छा, मैं ये कहती तो यानी जैसे ही ये अगर हम इसकी अटैचमेंट रोक सकें, इस पे भी कुछ काम हो सकता होगा कि हम जो ACE2 रिसेप्टर जिससे ये कनेक्ट होता है उसको अगर किसी तरह से रोका जा सके, तो इस सिलसिले में फिर वही बात आ जाती है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाएं। और आप उसके ऊपर जरा बात कीजिए फिर। हाँ देखिए, इसके लिए ये तो नहीं है अप्रोच, यानी कि पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं इसको। ये शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े अरसे के लिए, जैसे टॉक्सॉइड भी बनाते हैं डिप्थीरिया का, और टेटनस की जो एंटीटॉक्सिन है वो भी एंटीसीरम है। कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है उसको फौरी टॉक्सॉइड, वो एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें एंटीबॉडीज होती है। इसी तरह इसकी भी मेरा ख्याल है स्पाइक प्रोटीन्स को आइसोलेट करके, प्रोटीन्स को उन्हीं जो सेल कल्चर आपने बनाया उसमें स्पाइक प्रोटीन भी बनेंगे ना, एक्सप्रेस होकर इसके जीन से, इसके डीएनए से, ठीक है, cDNA। तो वो प्रोटीन्स को आप आइसोलेट करें, प्योरीफाई करके उसकी आप इम्यूनाइजेशन करके एनिमल्स में, जो एनिमल है उसके सीरम को निकाल कर प्योरीफाई करके स्टैंडर्डाइज करके और फिर फिर न्यूट्रलाइजेशन की अमल से गुजार के फिर फार्माकोलॉजिकल स्टडी करके फिर उसको सीरम को, अगर वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं उसमें, वो सीरम दे सकते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन से। ये हो सकता है काम। तो यानी जो ताहिर शमसी साहब ने ये बात पाकिस्तान में कही थी और दुनिया में और जगहों पे भी हो रही है, और दूसरे वायरसेस जैसे इबोला और जीका और सब में भी ये सब चीजें ट्राई की गई हैं कि या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि वो लोग जिनको बीमारी हो चुकी है उन लोगों के जिस्म में क्योंकि वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, हम उनका खून लेकर उसको साफ करके उसमें से प्लाज्मा निकालकर जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद है इस वायरस के खिलाफ, हम वो लगाएंगे तो ये बनी बनाई एंटीबॉडीज जाकर ये वायरस को पकड़ लेंगी और वायरस को हमारे खलियों से अटैच नहीं होने देंगी। और क्योंकि वायरस अटैच हो पाएगा तो उसकी रेप्लिकेशन या उसकी तादाद बढ़ना मुमकिन नहीं होगा जब तक। और दूसरा तरीका ये आपने कहा कि अगर हम इसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करें, इसकी स्पाइक प्रोटीन को, और वहां से प्रोटीन के जीन्स को, स्पाइक प्रोटीन के जीन्स को, जी हाँ, वो करने वाली जीन्स को प्लाज्मिड के जरिए से इंट्रोड्यूस करें, तो वो जो टिश्यू कल्चर है या जो सेल कल्चर है वो इन्हीं स्पाइक प्रोटीन को बनाएगा या न्यूक्लियोक प्लस स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। उसको प्यूरिफाई करके उसकी पॉलीवेलेंट मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन बना सकते हैं। पॉलीवेलेंट का मतलब विद मल्टीपल वैलेंसी, या जो पॉलीवेलेंट विद मेनी स्ट्रेन्स, जो कि आपको पता है बहुत सारी अब स्ट्रेन्स हैं, उन सब का उनकी जीनोम और जीन्स उसकी ऐड करके प्लाज्मिड में उनके स्पाइक उतने वेरिएंट्स पैदा होंगे, तो उसको पॉलीवेलेंट आप अप्रोच कह सकते हैं, वैक्सीन कह सकते हैं। तो जितने भी स्ट्रेन हैं प्रेवलेंट हैं या आ गए हैं म्यूटेशन के रेफरेंस से, क्योंकि म्यूटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है इस आरएनए वायरस से, वैसे ही म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है आरएनए वायरस से। इन्फ्लुएंजा वायरस देख लीजिए और ये
कोरोना वायरस देख लीजिए, इनमें म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा होती है। जी, ये डीएनए जो वायरस मोहतात है, अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर 15 दिन पे एक नया स्ट्रेन बन रहा है इसका, क्योंकि उसमें म्यूटेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये एक अपने तौर पे एक अलग स्ट्रेन के तौर पे क्वालिफाई कर जी जाता है। तो तकरीबन 8 स्ट्रेन जी तो अभी तक आ चुके हैं, शायद ज्यादा भी होंगे जो कि अभी तक आइसोलेट नहीं हुए। तो ये आपने काफी मालूमात हमें अच्छी दी माशाल्लाह से, और बहुत आपका शुक्रिया सर आपके वक्त का। और कोई और बात आप कहना चाहें हमारे? बिल्कुल, एक आखिरी बात यह कि ये जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, यानी कि डिजीज को लाने में, लो भाई आई एम free to be invaded by the virus. Smoking, direct pulmonary, they बिल्कुल are more prone. Smoking, active smokers, passive smoker as well. And दूसरी जो है addictions जो हैं, and उसके बाद सबसे बड़ा कि अगर आप जो इसके SOPs जो हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस बड़ा कॉमन है, वो जो भी अगर हुकूमतें, वो हुकूमतें जिन्होंने फौरी एक्शन लिया और लोगों ने फौरी सही रिएक्शन दिया, उनका माना, उन्होंने काफी कवर कर लिया है, लेकिन चलिए बाद आपने मुल्कों ने नहीं किया। बस शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि और ये हमें याद भी दिलाना चाहिए लोगों को कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं, उनके जिस्म में ये ACE2 रिसेप्टर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों के मुकाबले में जो कि सिगरेट नोशी नहीं करते। अच्छा, नहीं ये भी करते। हमें याद दिलाना है लोगों को कि सिगरेट नोशी अगर घर में एक शख्स कर रहा है तो बाकी लोग खुद तो नहीं कर रहे, लेकिन वो स्मोक जो उसमें से धुआं निकलता है वो बाकी लोग भी सांस के जरिए अंदर लेते हैं। तो उन सब लोगों में क्योंकि ये ACE2 रिसेप्टर ज्यादा होंगे, और अभी तक जो रिसर्च सामने आई है उसके हिसाब से यही है कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या जिनके घर में कोई लोग स्मोक कर रहे होते हैं, वो लोग इस मर्ज से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, वो ज्यादा शदीद बीमार हो रहे हैं। और इसलिए आपने ये याद दिलाया कि हमें थोड़ी एहतियात करनी होगी, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात भी जो हम कर रहे हैं कि जहां एहतियात की जाएंगी वही हमारे पास इस वक्त क्योर है, क्योंकि क्योर अभी ढूंढा जा रहा है, इसका इलाज ढूंढा जा रहा है, अभी इलाज आया नहीं है। मुख्तलिफ दवाएं ट्राई की जा रही हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, ये सारी चीजें अभी आई नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाव के लिए? वो यही है कि जो हमें एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है कि हाथ धोइए और बहुत ज्यादा करीब ऐसी जगहों पे ना जाइए जहां बहुत ज्यादा इंसान एक दूसरे से बहुत करीब हो, और घर में रहिए, क्योंकि और ये भी मुमकिन है सर, इस पे भी एक जुमला आप कह ही दीजिए कि सेकेंड वेव आने का बहुत चांस है कि जब लोग एकदम से निकलना और हुजूम जमा करना शुरू करेंगे तो सेकेंड वेव यानी दूसरी लहर के आने का चांस है। थोड़ा सा इस पे कुछ कह दीजिए। जी देखिए, जब एकदम डिस्टेंसिंग या और आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, मुख्तलिफ यहाँ पे इज्तिमा हो रहे हैं या और ज़्यादा लोग एग्रीगेट कर रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं या इज्तिमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक जिनमें अलामत के बगैर वो हैं, अर्ली स्टेज में है, अलामत नहीं है, वो भी हैं, तो हमें तो नहीं पता, तो वो भी फैलाने में मदद देंगी। एकदम फिर फ्लश आएगा या रश आएगा लोगों का, तो उसमें ज़्यादा चांस। देखिए शहरों में ये ज़्यादा है, यहाँ पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज में है उनमें ये बीमारी का ये पेशेंट जो है बहुत कम है, और ज़्यादा जो थिकली पॉपुलेटेड शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इस्लामाबाद या दूसरे बड़े शहर, उनमें ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा में ज्यादा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है उन इलाकों में ज्यादा है, जी जी कम आबादी वालों में कम है, क्योंकि लोग एक दूसरे से थोड़ा फासले पे रह रहे हैं, वहाँ फ्रेश हवा भी आ रही है, वहाँ पे कम है। और शायद जी जी ना सिर्फ स्मोकिंग बल्कि ट्रैफिक का धुआं भी शायद इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि स्मोकिंग का धुआं कर रहा है। जी। तो ये एक दवाई का नाम बता देता हूँ अगर आप कहें तो, एक दवाई का नाम वो है कलौंजी। कलौंजी, उसमें एक केमिकल है थाइमोक्विनोन, दैट हैज बीन प्रूव्ड टू बी एंटीवायरल, एंटीवायरल भी है और इसके अगेंस्ट भी, कोविड के अगेंस्ट भी काम करती है। तो ये तो हमें हदीस से ही पता चलता है कि जी जी, लेकिन आप लोगों ने इसको मौत के हर चीज का इलाज है। जी जी प्रूव कर दिया है, इसके एक्सट्रैक्ट वगैरह लेके, और ये केमिकल जिसकी नेचर है थाइमोक्विनोन, वो केमिकल इसमें,
ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है ये केमिकल कलौंजी वाला, और ये वायरस के अगेंस्ट भी। यानी हमारी कुव्वत मदाफियत बढ़ाने में इसका रोल है। जी, हमारी कुव्वत मदाफियत बढ़ाने में कलौंजी का इस्तेमाल अच्छा रहेगा। हम अपने आप को महफूज रखने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं मुराबत में, या यकीनन इसमें, क्योंकि ऑलरेडी होगी तो उसमें वो केमिकल भी अंदर होगा हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, हमारे फ्लूइड्स में, हमारे टिश्यूज में, यानी कि थाइमोक्विनोन ये केमिकल होता है इसमें, ठीक। केमिकली स्पीकिंग। तो इसके अंदर बड़ी चीज जो हमें इस वक्त अपने आप को महफूज रखने के लिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार नजर नहीं आएंगे या बीमार महसूस भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके जिस्म में वायरस होगा। और अगर ऐसे लोग उन लोगों के करीब गए जिनके कुव्वत मदाफियत बहुत कम है, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जी दोबारा फरमाएगा। बचने के लिए मास्क पहने और जो डिस्टेंस है 6 से 8 फुट वो रखें, ठीक। वो, और हाथ मिलाने से गुरेज करें। और सर लेकिन ये अगर एयरबोर्न है तो 6 से 8 फुट का डिस्टेंस क्या वाकई काम देगा? अगर स्पेशली बंद कमरों में, बाहर की खुली मतलब फर्स्ट कीजिए अगर आपके साथ ये बंद कमरे में भी आप फिर जरा से आप रहें, और छींक वीक के सिलसिले में आप फिर वो पूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। छींकना, देखिए अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसे वायरस दूर तक जाते हैं छींकने से। उससे बचने के लिए मास्क पहन सकते हैं, फासला रख सकते हैं, और हाथ मिलाने से गुरेज करना चाहिए इन दिनों में, और हगिंग मतलब है मौन का करना, ये सब इससे परहेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, इससे वायरस में बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और इतना आपने मोहब्बत से और प्यार से और इतनी आसान ज़बान में हमें ये बड़ी मुश्किल बातें भी समझाई। उम्मीद है कि लोग इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर। जी।